क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के इतने युद्ध आखिर पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में ही क्यों होते हैं? क्यों अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी उस इलाके की राजनीति में दखल देता है? क्यों ईरान, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों का नाम बार बार वैश्विक संघर्षों में आता है? सच ये है कि इन सवालों का जवाब किसी धर्म, किसी विचारधारा या किसी नेता में नहीं छिपा है। इन सब के पीछे छिपा है काला तरल पदार्थ तेल। नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। इसी तेल ने पिछले 150 साल में दुनिया की राजनीति, युद्ध और शक्तियों का संतुलन कैसे बदल दिया, चलिए जानते हैं कि क्या है इसकी ट्रू पिक्चर। इस वीडियो को देखने के बाद ये दावा है कि आप अमेरिका के तेल के खेल को और उसके हर दांव को बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुरुआत करते हैं जब तेल बना था ब्लैक गोल्ड। बात 19वीं सदी के बीच की है। तब तक दुनिया की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला था, लेकिन 1850 के आसपास अमेरिका में जमीन के नीचे एक काला तरल पदार्थ निकलना शुरू हुआ, जिसे आज हम कच्चे तेल के नाम से जानते हैं। पेंसिल्वेनिया में पहली बार आधुनिक तरीके से तेल निकाला गया और उस समय इससे कैरोसिन बनता था, जो घरों में रोशनी के लिए इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये जो तरल पदार्थ है बहुत कीमती है। लोग इसे कहने लगे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना। अमेरिका जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया, लेकिन असली बदलाव तब आया जब तेल ने ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया बदल दी। 1908 जब कारों का युग शुरू हुआ और तेल की मांग बढ़ी। 1908 में अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी कार बनाई जिसे आम आदमी भी खरीद सकता था, और इस कार का नाम था मॉडल टी। जब कारें सस्ती हो गईं तो अमेरिका में लाखों लोग कार खरीदने लगे। कारें पेट्रोल से चलती थीं और पेट्रोल तेल से बनता था, इसलिए अचानक तेल की मांग बहुत तेजी से बढ़ गई। अब तेल सिर्फ रोशनी का साधन नहीं था, अब तेल से कारें चल रही थीं, जहाज चल रहे थे और धीरे धीरे सेना भी चलने लगी थी। बात करते हैं 1911 की। तेल कंपनियों का साम्राज्य इसी दौर में आया जब बड़ी तेल कंपनियों का जन्म हुआ। उस समय अमेरिका में एक कंपनी थी जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल। इसके मालिक थे जॉन डी रॉकफेलर। ये इतनी ताकतवर कंपनी थी कि अमेरिका के लगभग 90% जो ऑयल रिफाइनरीज थी और पाइपलाइन थी, ये सब उसी के नियंत्रण में थी। तब अमेरिकी सरकार को ये लगा कि इतनी ताकतवर एक कंपनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी को कई हिस्सों में तोड़ दिया। इन्हीं हिस्सों से आगे चलकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, जैसे एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन और अमेको। इन कंपनियों ने आने वाले दशकों तक दुनिया के तेल के बाजार पर राज किया। 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तब तेल एक हथियार कैसे बना, आइए वो समझते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया को पहली बार ये समझ में आया कि तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं है, बल्कि युद्ध जीतने का साधन भी है। जहाज, टैंक और विमान सब तेल से चल रहे थे। जिस देश के पास ज्यादा तेल था उसकी सेना ज्यादा मजबूत थी। अमेरिका ने अपने सहयोगियों ब्रिटेन और फ्रांस को बड़ी मात्रा में तेल दिया और यहीं से तेल और राजनीति का रिश्ता और गहरा होने लगा। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसके लिए हमने ये वीडियो शुरू किया था, मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को पता चला कि सबसे बड़े तेल भंडार मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में है, खासकर सऊदी अरब में। और अमेरिका ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि अगर उसे दुनिया में ताकतवर रहना है तो उसे इस इलाके से दोस्ती करनी होगी। 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सऊदी अरब के राजा अब्दुल अजीज से मुलाकात की। ये मुलाकात मिस्र यानी इजिप्ट के पास एक अमेरिकी युद्धपोत पर हुई थी। इसी मुलाकात से एक अनौपचारिक समझौता बना और इस समझौते के बाद ही काफी कुछ बदला था। सऊदी अरब तेल देगा और अमेरिका सुरक्षा देगा, यही वहां पर समझौता हुआ था और यहीं से पश्चिम एशिया की राजनीति में अमेरिका की स्थायी मौजूदगी शुरू हो गई। फिर 1960 आता है जब तेल उत्पादक देशों को एक नई ताकत मिलती है। हुआ यह था कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसी पश्चिमी देशों की तेल कंपनियां कीमतें तब तक तय करती थीं और जो तेल उत्पादक देश होते थे उनको काफी कम हिस्सा मिलता था। इससे नाराज होकर 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर ओपेक बनाया। इन देशों ने ये कहा कि अब तेल की कीमत हम तय करेंगे। लेकिन तेल के इस खेल का असली झटका तो दुनिया को 1973 में लगा था, जब अरब देशों ने तेल को हथियार बनाया था। कैसे, वो आपको बताते हैं कि 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने
इजराइल पर हमला किया था। इस युद्ध को योम किप्पुर युद्ध कहा जाता है क्योंकि ये इजरायलियों का, यहूदियों का बहुत बड़ा त्योहार होता है और इसी दिन इन पर हमला किया गया था। अमेरिका ने खुले तौर पर इजराइल का समर्थन किया और उसे सैन्य सहायता दी। इसके जवाब में अरब तेल उत्पादक देशों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल देना बंद कर दिया। ये इतिहास का पहला बड़ा ऑयल एम्बार्गो था। तेल की आपूर्ति अचानक कम हो गई और कीमतें तेजी से बढ़ गईं। आप सोचिए, आज के अमेरिका को और तब के अमेरिका को आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका में उस समय पेट्रोल पंपों पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई थी। लोग घंटों इंतजार करके पेट्रोल भरवा रहे थे। कुछ जगहों पर पेट्रोल राशन की तरह बांटा जाने लगा था। ये घटना दुनिया को ये दिखाने के लिए काफी थी कि तेल सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं है बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी है। उस दिन अमेरिका को यह समझ में आ गया था कि अगर तेल कहीं और है और उसे उसकी जरूरत है तो उसकी विदेश नीति भी अमेरिका के हिसाब से ही बननी चाहिए। फिर आती है 1979 की क्रांति और इसी के साथ आता है ऑयल संकट का एक दूसरा झटका। 1979 में ईरान में एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ। तेल उद्योग के मजदूर भी हड़ताल पर चले गए। परिणाम ये हुआ कि ईरान का तेल उत्पादन लगभग रुक गया और कुछ ही महीनों में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और अयातुल्लाह खुमानी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति सफल हो गई। इस क्रांति का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह गया। ईरान उस समय दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक था। उस समय उसका उत्पादन रुक गया तो वैश्विक बाजार में तेल की भारी कमी हो गई। तब तक उस पर प्रतिबंध तो लगे नहीं थे, तो पूरा बाजार उसका जो था विश्व का उसके ऊपर निर्भर था। तेल की कीमतें अचानक से डबल हो गईं। अमेरिका में फिर से पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ा। इसी दौरान ईरान में अमेरिकी दूतावास संकट भी हुआ जिसमें अमेरिकी राजनयिकों को महीनों तक यानी करीब 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था ईरान में। इसके बाद अमेरिका और ईरान के संबंध लगभग पूरी तरह से टूट गए और तब से लेकर आज तक ईरान में कोई अमेरिकी दूतावास भी नहीं है। खाड़ी युद्ध और तेल की सुरक्षा का मामला भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 में इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया था। कुवैत तेल का एक बहुत बड़ा स्रोत था। सभी जानते हैं कि वहाँ पे कितने बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। अमेरिका को ये डर था कि अगर इराक, कुवैत और सऊदी अरब पर नियंत्रण कर लेता है और दुनिया के बड़े तेल भंडार उसके हाथ में चले जाते हैं तो खतरा पैदा हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाकर इराक के खिलाफ युद्ध किया और कुवैत को मुक्त कराया। खैर, तेल के खेल पर वापस लौटते हैं। समय के साथ अमेरिका को तेल की इम्पोर्टेंस पता चल चुकी थी और इसीलिए अमेरिका ने फ्रैंकिंग जैसी एक नई तकनीक विकसित की जिससे जमीन के नीचे फंसे तेल को निकालना आसान हो गया और इस तकनीक की वजह से अमेरिका का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2023 तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका का तेल प्रेम खत्म नहीं हो रहा है, ना ही कम हो रहा है। ट्रंप ने इसी तेल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया और ईरान पर हमले का एक बड़ा कारण तेल ही है। हालांकि आज दुनिया एक नई दुविधा में खड़ी है। एक तरफ ऊर्जा की भूख है, दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का डर भी है। इसलिए दुनिया कह रही है कि अब तेल से आगे बढ़कर ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इस नई कहानी में भी राजनीति वही पुरानी है। आज अगर आप इलेक्ट्रिक कार या विंड टरबाइन या सोलर पैनल की बात करते हैं तो उसके पीछे भी खास खनिज छिपे हुए हैं, जैसे रेयर अर्थ मिनरल, लिथियम, कोबाल्ट और यूरेनियम। ये खनिज नई ऊर्जा तकनीकों के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से इलेक्ट्रिक वाहनों के मोटर, बैटरीज और विंड टरबाइन बनती हैं। यानी तेल की जगह अब क्रिटिकल मिनरल्स का दौर शुरू हो रहा है और जहां जहां ये खनिज मिलते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, मध्य एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो या ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपे भंडार, वो इलाके अचानक दुनिया की बड़ी शक्तियों की दिलचस्पी का केंद्र बन जाते हैं। अब अमेरिका भी इसी नई दौड़ में उतर चुका है और हर जगह कब्जा भी करना चाहता है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अरबों डॉलर के समझौते कर रहा है और दुनिया भर में इन खनिजों की सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहानी कुछ यूं है कि पहले दुनिया तेल के लिए मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के चक्कर लगाती थी। अब ग्रीन एनर्जी के नाम पर दुनिया रेयर अर्थ और यूरेनियम के पीछे भाग रही है और अमेरिका पहले भी वैश्विक ऊर्जा राजनीति का चौधरी था और लगता है कि नई ऊर्जा की इस दुनिया में भी वो सरपंच बनने की तैयारी में है और इसीलिए ये सारा खेल चल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।